नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। धीरे धीरे अब बाजारों में आर्थिक गतिविधि रफ्तार पकड़ने लगी है। करीब 7 महीने सुनसान रहे बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल नजर आने लगी है। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठे कामगार भी अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने गृह जनपदों से दिल्ली एनसीआर का रुख करने लगे हैं। ऐसा पहली बार है जब त्योहारों के सीजन में वह दिल्ली लौट रहे हैं, क्योंकि इस बार उनके पास रोजगार नहीं है। कामगारों को काम देने वाले दुकानदार भी उनकी वापसी पर खुशी जता रहे हैं। कुछ दुकानदार तो उन्हें ट्रेन बसों का किराया भेजकर वापस बुला रहे हैं। कोरोना संक्रमण के डर से अब तक पूर्वांचल से आने वाली बसों ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ ही कामगार दोबारा लौटने लगे हैं। पूर्वांचल से दिल्ली की ओर आने के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें कामगार वापस पहुंच रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर भी पूर्वांचल के यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि गांव में काफ़ी समय से खाली बैठे कुछ कामगार दोबारा थोड़ी बहुत कमाई के बाद छठ महापर्व पर अपने घर लौट जाएंगे। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोग परिवार समेत दिल्ली एनसीआर से अपने गांव को चले गए थे। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह अपने गांव में जाकर ख़त्म कर ली। वहां अधिकतर लोगों को मनरेगा योजना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए दिल्ली एनसीआर में वापसी करना उनकी मजबूरी बन गया है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ दबंगों ने विधवा महिला के घर में घुसकर आग लगा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना शिकोहाबाद के मोहल्ला रुकनपुर की। रुकनपुर निवासी महिला रुखसाना ने बताया कि उसके पति 3 भाई थे। 2 भाई फिरोजाबाद में रहते हैं, जबकि विधवा महिला अपने बच्चों के साथ शिकोहाबाद में रहती है। वह शिकोहाबाद में जिस मकान में रहती है उस मकान की उसके ससुर ने उसके नाम रजिस्ट्री वसीयत की है, लेकिन महिला का आरोप है कि उसके जेठ के लड़कों ने 15 अक्टूबर को उसके मकान का फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया है और जो खरीदार है वह मकान खाली कराने का दबाव बना रहा है। पीड़िता का आरोप है कि 27 अक्टूबर को उसने एक शिकायती पत्र थाना शिकोहाबाद में दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी रात कुछ दबंग आए और घर में रखे सामान में आग लगा दी। मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे चारपाई पर नग्न अवस्था में बांध दिया। जान से मारने की कोशिश की। घर से आग की लपटें उठी तो पड़ोसियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। महिला को शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रुखसाना, घटना क्या हुई आपके साथ? कल हमें सोते में दवा लिया, यहाँ पे दवा के आंखों से पट्टी बांध दी, मुँह से कपड़ा बांध दिया और पूरे कपड़े फाड़ दिए थे हमारे सारे। कह रहे थे साइन कर, इसमें तेरा कुछ नहीं है, बाहर निकल। 3 दिन हो गए थाने बाजते किसी ने रिपोर्ट नहीं ली थी, पर कहता है तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करेगा, हमने नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम आ गए कि घर में से बाहर निकलो, कल घर टूटेगा तुम्हारा, निकलो बाहर निकलो। मैंने टुरवाया तो हम निकल जाएंगे, रोड पे बैठा दियो हमें कि हाँ तुम फिर लेने आया कि चलो वहाँ पे फिरोजाबाद चलो, हम तुम्हें मकान दिलाएंगे, साइन कर आओ। मैंने हो गई, मैंने पहले कि नहीं, मैंने तू फिर रात कटाएगा कि तुम जी गया बुआ, कल धमाका होएगा और फिर मत कहना तुम के जे कर रही है वो कर दिया, अब मुझे दिखेगा वो करूँगी। तो मैं नहीं, तुझे दिखे वो कर ली हो। कहीं इधर से घुसे आता है रात के 1-2 बजे, कहीं इधर से कुंडी पीटता है, अकेले रहते हैं और घुसे आता है, यूँ काम करने चले जाते हैं, बच्चों से धमकी दिलवाता है। ये मारपीट की नौबत क्यों आई? मकान के चक्कर में रोज कर रहा है, रोज भेज रहा है 2-3 लोगों को। मकान का विवाद क्या? मकान का मुझे विवाद है, मकान इनका था, कब्जा पूरे में बेच दिया है, हमारा कुछ नहीं है। जो कर रहा है तुम्हारा हिस्सा, रियाजुद्दीन ने तुम्हारा हिस्सा पक्के भैया खा गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते सालों में देश भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा है।
प्रधानमंत्री ने आज सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर ये बातें कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हो, आर्थिक अपराध हो, ड्रग्स हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आतंकवाद हो या टेरर फंडिंग हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सिस्टमैटिक चेक, इफेक्टिव ऑडिट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग पर काम मिलकर करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के समक्ष बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए एक चुनौती विकराल रूप ले चुकी है और वो है भ्रष्टाचार का वंशवाद। उन्होंने कहा कि अब डीबीटी के माध्यम से गरीबों को मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब सरकार का ना तो ज्यादा दबाव हो और ना ही ज्यादा अभाव। करप्शन हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ड्रग्स का नेटवर्क हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर टेररिज्म, टेरर फंडिंग हो, कई बार देखा गया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसलिए हमें करप्शन के खिलाफ सिस्टमेटिक चेक्स, इफेक्टिव ऑडिट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारे काम मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ करना ही होगा। हमारे यहाँ जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता था। पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, पर अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। अकेले डीबीटी की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार का इस बात पर बहुत ज्यादा जोर है कि न ही सरकार का दबाव हो और न ही सरकार का अभाव। सरकार की जहां जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए। लोग सरकार का दबाव भी महसूस न करें और उन्हें सरकार का अभाव भी महसूस न हो। नारी सुरक्षा के तमाम दावे के बीच मेरठ से एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला की हत्या करके प्लास्टिक की बोरी में भरकर उसकी लाश फेंक दी गई। लाश करीब 15 टुकड़ों में मिली। सिर नहीं मिलने से शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह पूरा मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की फातिमा कॉलोनी का है। शाम करीब 6:30 बजे शमशान और कब्रिस्तान के बीच में कूड़े के ढेर पर एक महिला का नग्न धड़ मिला। पुलिस को सूचना दी गई। छानबीन शुरू हुई तो कूड़े के ढेर पर प्लास्टिक की बोरी मिली। पुलिस ने बोरी को खोला तो उसमें शरीर के कई टुकड़े मिले। सिर गायब था। सिर गायब होने की वजह से मृतका की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस को आशंका है कि हत्याकांड को कहीं और अंजाम देकर सबको यहाँ फेंका गया है। इसके पीछे हत्यारोपियों की मंशा महिला की पहचान छुपाना रहा होगा। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाई यहाँ बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने देखे कि बोरी में एक लाश थी और बच्चे उसे देख के डर के भाग गए। अच्छा। ये देखा बच्चों ने और फिर सभी नहीं देखा। तो क्या क्या कंडीशन थी बॉडी की? देखिए सब चीज़ अलग-अलग बता रहे जी। कितने टुकड़ों में थी? ये बाँव अलग, सिर अलग, पैर अलग, सब चीज़ अलग-अलग करके बोरी में बंद। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर चौकी क्षेत्र में एक कब्रिस्तान के पीछे कूड़े का ढेर है, जिस पर एक बोरे में एक 35 वर्षीय महिला की सिरकटी लाश मिली थी, जिसको प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किसी ज्ञात व्यक्ति ने जो इस महिला से परिचित रहा हो उसने यह कृत्य किया होगा और पहचान छुपाने के लिए किया होगा।
और बोरे में बंद था, जिसको कुछ जानवरों के द्वारा खींचतान का प्रयास भी किया गया है। यहाँ आसपास पीछे साइड में अल्पसंख्यक आबादी है। इसकी पहचान के लिए फील्ड यूनिट भी बुला ली गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में सूत्र लगाए गए हैं। शीघ्र ही जानकारी करके इसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करते हुए नारायण किया जाएगा। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर बने तनाव के बीच अमेरिका ने आज कहा कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने आज दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 बैठक के बाद ये बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा कि चीन के साथ संप्रभुता के किसी खतरे का मुकाबला करने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। कोविड महामारी के बीच और बाद में भी भारत और अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों साथ मिलकर वैक्सीन के निर्माण के बाद वितरण में भी दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे और सहयोग देंगे। भारत अमेरिका 2+2 बैठक के मंच से चीन के लिए संदेश साफ था। लद्दाख सीमा तनाव के मामले में अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दोनों ने गलवान में चीन द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्या की निंदा की। अमेरिकी मंत्रियों ने बिना हिचक कहा कि चीन इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरा बताया। मार्क एस्पर और माइक पोम्पियो दोनों ने कहा कि अमेरिका भारत की संप्रभुता की रक्षा के प्रयास में हमेशा उसकी सहायता करेगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों को ऑटोमेटिक रूप से भारत में निवेश करने का न्योता दिया। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि वो भारत की सभी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। करीब 3 घंटे चली इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जो रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और भारत की सामरिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगे। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी धरती पर निगाह रखने, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप यानी परमाणु ऊर्जा में सहयोग, दोनों देशों के डाक विभाग के बीच इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा और आयुष मंत्रालय और अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के बीच आयुर्वेद में सहयोग से संबंधित समझौते शामिल हैं। We also explored probable capacity building and other joint cooperation activities in third countries, including our neighborhood and beyond. We have convergence of views on a number of such proposals and will take those forward. A multipolar world must have a multipolar Asia as its basis. Discussions also covered developments in our neighboring countries. We made clear that cross-border terrorism is completely unacceptable. भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की ये तीसरी 2+2 वार्ता थी। 2 दिनों की यात्रा पर इसके लिए दिल्ली आए अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश भी दिया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की एक बैठक का आयोजन सिकोहाबाद के ग्रीन पार्क होटल में किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने सर्वसम्मति से ग्रीन पार्क होटल के मालिक राजीव गुप्ता को प्रदेश महामंत्री का दायित्व सौंपा। मनोनयन पत्र मिलते ही संगठन के पदाधिकारियों ने राजीव गुप्ता का स्वागत किया। नवनियुक्त महामंत्री राजीव गुप्ता ने कहा कि संगठन द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है उसे मैं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगा। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित गुप्ता जी ने मुझे प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। पहले भी मैं प्रदेश महामंत्री था। इनका धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपा। मैं असहाय लोगों की और व्यापारों की लड़ाई अवश्य लड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि राजीव गुप्ता की कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है और आशा की जा रही है कि वह अपने पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की प्रदेश इकाई का विस्तार किया गया, जिसमें प्रदेश के महामंत्री के लिए श्री राजीव गुप्ता जी को प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया गया है, जिसमें उनसे
आगरा मंडल के जो जनपद हैं उन जनपद की आने वाले उनमें जनपदों में आने वाली सभी नगर तक की इकाइयों को शीघ्र से शीघ्र 1 माह के अंदर उन कार्यकारिणियों का विस्तार करें और जहां पर कार्यकारिणियां निष्क्रिय हैं उनको पुनर्गठित कर प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालय को शीघ्र से शीघ्र अवगत कराएं और व्यापारी समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से वैसे भी राजीव जी लड़ते रहते हैं, चाहे बिजली विभाग की समस्या रही हो या किसी भी तरह की समस्या में आंदोलन में खड़े रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस समय वर्तमान में घटनाएं घट रही है तो विशेष रूप से अपनी कार्यकारिणी को शीघ्र से शीघ्र इसका विस्तार कर जन आंदोलन की व्यापारी महापंचायत की रूपरेखा तैयार करें जिससे व्यापारी समाज को न्याय मिल सके। धन्यवाद। हरिद्वार जिले के ग्राम पूरनपुर सालबापुर में गुरु रविदास रामजोड़ा अतिक्रमणी भूमि पर कैलासानंद ब्रह्मचारी महाराज पहुँचे, जहां उन्होंने भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही डीएम और संबंधित विभाग से इस संबंध में बात की जाएगी और अगर रामजोड़ा भूमि पर अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का भूमि पर अतिक्रमण है तो वह गलत है। वहीं समाज सेवी प्रदीप चौधरी ने बताया कि राजस्व कर्मियों की मिली भगत के कारण भ्रष्टाचारी का शिकार होकर रामजोड़ा भूमि 2 एकड़ से लगभग 4 बीघा रह गई है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास रामजोड़ा भूमि से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हमारा बहुत प्रिय शिष्य है, माई का बहुत भक्त है और इसके कई ऐसे यहाँ जैसे कोरोना काल जब चला तो इसने बहुत सारी जनमानस की सेवा की, गरीबों की सेवा की। वैसे भी हर समय ये कहीं न कहीं गरीबों के हित में, गरीबों की सेवा में लगा रहता है। वो मुझे लगा कि निसंदेह इसको आशीष मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। और एक यहाँ इसने प्लॉट का काम भी शुरू किया था, मैं उसकी भूमि पूजन भी, वैसे कई प्लॉटिंग कर चुका है इसने, और एक भूमि पूजन में भी मैं आया था। तो हमें लगता है कि ऐसे जो देश के और समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज सेवा में रहने वाले लोग हैं, इनको आशीष मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये गांव है क्योंकि इस गांव से हमारा बहुत प्रेम है, गांव के सभी लोग मुझे बहुत मानते हैं। तो मैं आज यहाँ आया और मुझे अच्छा लगा और मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रदीप चौधरी जी को कि निरंतर ये आगे बढ़ें और इनकी ख्याति, इनका यश निरंतर आगे बढ़ता रहे। मेरी माँ काली का, मेरे महादेव का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता रहे। गुरु जी निसंदेह हम डीएम साहब से और जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनसे बात करूंगा कि भाई कहीं भी अगर ऐसा कोई अतिक्रमण है तो उसे हटना चाहिए और निजी भूमि हो या सरकारी भूमि हो या ग्राम समाज की भूमि हो तो उस पर किसी का अतिक्रमण व्यक्तिगत व्यक्ति का ना हो। द्वारा या रामजोड़े का, पूरनपुर का और सुमन नगर का मामला देखा गया, जमीन जमीन जो यहाँ धांधलेबाजी कर रखी है वो सब पे महाराज जी ने निगाह डाल ली और आश्वस्त किया कि इसमें आके ये मिलजुल के हमारा सहयोग करेंगे। किस तरह आगे की योजना हो? इसमें गुरुजी द्वारा विचार विमर्श कर हम इस नतीजे पहुंचे कि इसकी जांच हम विजिलेंस से कराएंगे, विजिलेंस से करा रहे ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके, क्योंकि स्टेट लेवल पर जांच करानी तो यह है कि इनकी मिली भगत है तो नहीं हो पाएगी। तो विजिलेंस से यह है कि सबके सबूत मतलब आएंगे तो सबके सामने कौन कब्जा रखा है, किसने क्या कर रखा है, तो सर ये जैसे दस्तावेज नहीं देते, रिकॉर्ड नहीं देते, तो विजिलेंस है, विजिलेंस अपने आप लेगी। सुमन नगर में तो अधिकतर ये जो कब्जा रखी है वो एबी बिल्डर है, विकास है, ये इस समय तय की प्रॉपर्टी के नाम से बदल के नाम काम कर रहा है, इन्हें चुक्की भी कब्जा की। आजमगढ़ की युवती जो 7 जीने मरने की कसम खाकर प्रेमी के साथ गुड़गांव गई थी, लेकिन उसके गर्भपात होने के बाद प्रेमी उसे छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि रानी की सराय क्षेत्र के चांदी टिकट गांव निवासी शिवा गुड़गांव में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वह पिछले दिनों घर आया तो क्षेत्र की ही युवती से प्रेम प्रसंग हो गया। इसी दौरान वही लड़की अपने जीजा के घर गुड़गांव गई। इसकी जानकारी होने पर प्रेमी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया
और दिल्ली में रहने लगे। जब वह गर्भवती हो गई तो शिवा उसे छोड़कर गांव आ गया। इसके बाद वह गांव आकर शिवा से मिली तो उसने शादी से इनकार कर दिया। जब वह घर लौटी तो माँ बाप उसे उल्टा सीधा कहकर घर से निकाल दिए। युवती न्याय के लिए दर दर भटकती रही। तभी उसकी मुलाकात रानी की सराय थाने में तैनात एक दरोगा से हुई, जो उसके लिए भगवान बन गए। दरोगा ने युवती की आपबीती सुनने के बाद न केवल उसके प्रेमी और उसके परिवार को शादी के लिए राजी किया, बल्कि खुद एक पिता की तरह मंदिर में युवती का कन्यादान किया। दरोगा ने अपनी शक्ति के अनुसार उसे उपहार भी भेंट किया। दरोगा के इस नेक काम की खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि काश यूपी पुलिस का हर अधिकारी कर्मचारी दरोगा सुल्तान सिंह जैसा होता। ये एक लड़की है अमिता कुमारी, जिसके पिता राजा राम और ये रहने वाली अपनी शाहकुंदनपुर की है। ये परसों दिनांक 25 को मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर आई थी कि मेरा शिवा लड़के से प्रेम प्रसन्न था और हम दोनों दिल्ली रह रहे थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये मुझे उसी हालत में छोड़कर भाग आया। इसके बाद मैं घर आई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ऐसे में मैंने मानवता के नाते और लड़की की जो है सुरक्षा के नाते अभी जो अभियान चल रहा था उसी के तहत एक 1090 में भी इसका प्रार्थना पत्र मुझे मिला था, तो मैंने काफ़ी अथक प्रयास किया। इसके परिवार को भी मनाया, लड़के के परिवार को मनाया और कल शाम इस लड़के को तलाश करके आज मंदिर में इन दोनों की शादी करा रहा हूँ। और मैंने अपना पैसा खर्च करके कन्यादान भी किया है और कुछ सामान भी लड़की। सर, आपके द्वारा बच्ची का कन्यादान भी किया गया है, क्या आपने अपने तरफ से इस बच्ची का आपके थाने पर कुछ दिया गया है? हाँ, मैंने चूँकि बच्ची अकेली थी, परिवार का कोई मौके पे इसके आ नहीं पाया था, तो कन्यादान की रस्म भी मैंने निभाई है और जो शादी के मौके पर उचित सामान होता है उसकी व्यवस्था मैंने अपनी तरफ से अपने वेतन से की है। फिरोजाबाद में मंगलवार रात को बड़ी छपेटी में हुए बवाल में युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने बुधवार सुबह बाजार बंद करा दिया। तनाव को देखते हुए पूरे शहर में फोर्स तैनात किया गया है। अभी हमलावरों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने रात को जगह जगह दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बुधवार दोपहर को घंटाघर चौराहे पर अमित गुप्ता के परिवार के लोगों ने जाम लगा दिया। परिवार के लोगों की मांग है कि उनको आर्थिक मदद दी जाए या फिर उन्हें भी गोली मार दी जाए, क्योंकि अमित गुप्ता ही परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। मातृवैश्य मंडलीय परिषद के द्वारा जो कल की घटना हुई है, मुस्लिम समाज ने एक समाज के बच्चे की हत्या की है, उसके विरोध में आज पूरा विरोध प्रदर्शन होगा समाज के द्वारा। और हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार को आर्थिक अन्य सहायता भी प्रदान की जाए। आपको बता दें कि बड़ी छपेटी के संजय गुप्ता के चूड़ी गोदाम पर मंगलवार की शाम चूड़ी के तोड़े उठाकर चालक राजकुमार ई रिक्शा में रख रहा था। तभी वहां से गुजर रहे चूड़ी कटाई श्रमिक की बाइक ई रिक्शा से टकरा गई। इससे कुछ तोड़े टूट गए। इस पर ई रिक्शा चालक और कटाई श्रमिक के बीच मारपीट हो गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कराकर मामला शांत करा दिया। रात करीब 8 बजे कटाई श्रमिक कई लोगों को साथ लेकर घटनास्थल पर आ गया। आते ही इन लोगों ने पथराव फायरिंग कर दी। फायरिंग में घर के बाहर खड़े युवक अमित गुप्ता के सीने में गोली लगी। वहीं गोदाम के बाहर खड़ा संजय गुप्ता का पुत्र लवलेश गुप्ता गोली लगने और संजय गुप्ता पत्थर लगने से घायल हो गए। बवाल के बाद हमलावर भाग खड़े हुए। व्यापार मंडल का जिला महामंत्री सुनील गुप्ता, कल की घटना पर बहुत दुखद घटना हुई है और जिस प्रकार से एक मुस्लिम समाज ने और आक्रामक रूप से बिल्कुल कृत्य किया है, उसकी घोर निंदा करता हूँ। प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार का असला आखिर वहाँ पर घरों में कैसे जमा हो गया। निश्चित रूप से थानाध्यक्ष महोदय इसमें बर्खास्त होने चाहिए। साथ ही साथ पूरे उस क्षेत्र के घरों की पुलिस के द्वारा रेड होकर तलाशी होनी चाहिए। अवैध असला इनके घरों में जमा है, जिससे ये बार बार ये इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। साथ ही साथ जितनी भी मिश्रितावादी हैं वहाँ पर पुलिस का वहाँ पर पिकेट लगनी चाहिए और स्थिति रहनी चाहिए। अपराधियों को तत्काल प्रभाव से और उनकी गिरफ्तारी कर कार्रवाई करनी। जिस प्रकार से देखा गया था जो कल घटना हुई है, अकस्मात इस तरीके से इतना पेट्रोल बम वगैरह ये चीज, क्या लगता है पहले से कुछ पहले से प्री प्लान्ड है? पूरा जो बड़ी छपेटी से लगा हुआ मुस्लिम समाज है
उसमें असामाजिक तत्व वहाँ पे पनप रहे हैं, आपराधिक वृत्ति के लोग रहते हैं। कोई भी घटना 15 मिनट के भीतर इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र से लैस होके नहीं आ सकते हैं। एक जगह है, काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन वहाँ रहता है। वहाँ पे एक चूड़ी का गोदाम है और गोदाम के बाहर ही एक वाहन खड़ा था जिसमें ये चूड़ियाँ वगैरह उनकी लदी रहती हैं। उसी चूड़ियों में कोई डैमेज होता है किसी के द्वारा और वहाँ वाद विवाद शुरू होता है। उसके बाद दोनों पक्षों में इसमें पथराव और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए और उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर जो है कैजुअलिटी हो गई। फिलहाल मौके पर काफ़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। पूरे घटनाक्रम की हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी निकल गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो पीड़ित पक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे पथराव हुआ, फायरिंग हुआ और जो भी उसमें चीज़ें वो सब हम लोग देख रहे हैं। सारे बिंदुओं पर तहकीकात करते हुए हमारी करीब 5-6 टीमें इसमें लगी हैं पूरे घटना को अनावरण करने पर, दोषियों को पकड़ने के लिए।